बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको इतना यकीन कैसे होता है कि देखने वाले अपनी सुबह का आगाज कर? जाहिर है जो देख रहे हैं वो सुबह का आगाज ही कर चुके होंगे, जो नहीं देख रहे उनको तो मैं कह ही नहीं रही। नहीं, मेरा सुबह का आगाज तो इस तरह से होता है कि मैं जब उठती हूँ ना तो 10 से 15 मिनट लेती हूँ कि अभी मुझे बैठना है। कुछ लोग ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 2-2 घंटा पहले उठते हैं और फिर वो बेड में ही रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डेफिनेशन क्या है कि सुबह का आगाज जो है ना वो किस तरह से होता है। हमारे शो से करें ज़्यादा बेहतर है। हमारे शो का आगाज से हमारी सुबह का आगाज होता है, जो कि हम ऑफिशियल आगाज कहते हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आज है 15 अक्टूबर। अब 2 महीने और 15 दिन बाकी रह गए हैं 2025 को ख़त्म होने में। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि अभी तक जो हमारा ये साल गुजरा है 2025, ये बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अगर अच्छा नहीं गुजरा तो अभी भी 2 महीने और 15 दिन बाकी हैं। 2 महीने और 15 दिन के अंदर आप अच्छा खासा जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं साल खत्म होने के। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है ना, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस साल के अंदर मैं बहुत फोकस होकर चली थी कि जो चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो मुझे कर रहनी है और मैं बहुत हद तक उसके रास्ते में हूँ। ये मैं ज़बरदस्त हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। गजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं शादी अब्दुल सैदो। 20 माह तवील इसराइली कैदोबंद की सऊबतें उन्होंने झेली हैं। फिर उसके बाद वो रिहा हुए। अपने बच्चों को उन्होंने जब जिंदा देखा अपने घर पहुँचे। शादी अबू सैदो वो आप देख सकते हैं कि वो सकते में आ गए। उनको कुछ देर के लिए तो यकीन ही नहीं आया कि उनके बच्चे, उनके घर वाले जिंदा हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसराइली जेल में जब वो थे ना तो उन्हें इंतहाई बुरी खबर सुनाई गई थी और उन्हें उनके जहन को इस तरह से प्रिपेयर किया गया था कि उनके बच्चे जो हैं वो इसराइली बमबारी में जाँ बहक हो चुके हैं, वो नहीं रहे हैं और गजा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो ये बार बार उनको कहा गया। अनम अगर ये फुटेज जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचे कि हमारे प्यारों के बारे में अगर हमें खुदा न खास्ता ये बताया जाए कि वो नहीं रहे हैं और कुछ सालों के बाद या 20 माह के बाद अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हमें भी समझ नहीं आएगी कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। और यही हमें सिचुएशन नजर आई शादी अबू सैदो की। और वो तो डेफिनेटली जिस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे, लेकिन मेरे रोंगटे जो है ना ये सिर्फ फुटेजेस देख कर ही खड़े हो गए हैं। और इस तरह की और कई कहानियां, हज़ारों कहानियां इस वक्त गजा में हम देख रहे हैं। जितने भी लोग इसराइल की कैद से आज़ाद होकर यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक की इत्तलात के मतलब 2000 से ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जो कि इसराइल की कैद में कैद थे और अब वो वापस आए हैं। तो देखकर वो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो इंतजार करते रह गए। देखें, जब कहा गया ना कि आज़ाद किया जाएगा, बहुत सारे जेलों से कैदियों को आज़ाद किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ बहुत सारे लोग उस बॉर्डर पर मौजूद थे कि शायद हमारा प्यारा, हमारा भाई, हमारा बाप या बेटा जो भी है वो आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ना उम्मीद होकर वहीं से वापस चले गए। और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि शायद आइन टाइम पे फहरिस्तों में भी तब्दीली की गई है, जिनको छोड़ना था उनको नहीं छोड़ा गया। कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं। इसका मतलब है उम्मीद जो है ना वो अभी भी बाकी है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप का प्यारा वफात पा जाए ना तो आपको फिर भी सब्र आ जाता है, लेकिन अगर उसका पता ही ना चले कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ये उम्मीद ना आपको सब्र नहीं आने देती है। बहरहाल जी, हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल आसान हो। अगर उनके प्यारे जिंदा हैं तो जल्द अज जल्द वो अपने घर वालों के दरमियान आ जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर देते हैं कि आज सफ़ेद छड़ी का आलम भी मनाया जा रहा है। इसकी इब्तिदा जो है वो 1964 में अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी ताकि नाबीना अफराद के लिए सफ़ेद छड़ी को उम्मीद, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी की अलामत करार दिया जा सके कि उनके भी इतने ही हुकूक हैं और उनको भी सड़कों पर चलने के लिए या फिर अपने गर्दिश रोज़गार चलाने के लिए उतना ही हक हासिल है जितना कि एक नॉर्मल इंसान को। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वैसे सफ़ेद छड़ी का कोई सिग्निफिकेंस भी है? सफ़ेद रंग सिंबॉलिकली, सफ़ेद रंग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से है कि वो उम्मीद आपको दिलाता है और आपको एक रोशनी की अलामत जो है ना वो भी कहा जा सकता है सफ़ेद। अच्छा, ये जो रिवायत है ना, इसका आगाज़ हुआ था, फोटोग्राफर एक हैं जेम्स बिक्स से हुआ था, जिन्होंने अपनी छड़ी को सफ़ेद रंग किया ताकि लोग उसकी मदद कर सकें। पाकिस्तान में भी ये दिन पहली बार 1972 में मनाया गया और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि बिनाई से महरूम हैं। और इस दिन, ये जो दिन है, हमें ये याद दिलाता है कि बिनाई से महरूम अफराद के हुकूक की हिफाजत, उनकी तालीम, उनका रोज़गार और इज़्ज़त नफ्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उनको ये फील नहीं कराना चाहिए कि आप बिल्कुल हमारे से अलग हैं, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि सड़क पार कराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आगे बढ़कर लोग कोशिश करते भी हैं। ऐसी ही सिचुएशन हमें तुर्किया में नजर आई जब एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी अलर्टनेस की मुझे दाद देगी यहाँ पर कि उसकी अलर्टनेस ने, उसकी बरवक्त एक्शन ने एक खातून को बड़े हादसे से बचा लिया। ट्राम स्टेशन के करीब वो खड़ी हुई थी खातून और उस खातून ने हेडफोन लगाए हुए थे और अचानक से उन्होंने दूसरी तरफ देखे बगैर जब सड़क को क्रॉस करने की कोशिश की, जो आप देख भी रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने बरवक्त एक्शन लिया और
खातून को बचा लिया। एक सेकंड का शायद मार्जिन उसके पास था बचाने के लिए। सेकंड कहना चाहिए, नैनो सेकंड कहना चाहिए। बिल्कुल सर पे आ गई थी ट्रेन। और देखें अब ये है आपके आपने अगर हेडफोन्स लगाए हुए हैं या आपने कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें अपने कानों में और लाउड म्यूजिक है या लाउड आप कुछ भी सुन रहे हैं तो उसका ये नुकसान हो सकता है। खासतौर पर पब्लिक मकामात पर तो मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं चलता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या आपके साथ हो सकता है। भाई चले सेंसेस और भी तो बहुत ज्यादा है ना। अगर आपके कान बंद है, आपकी आंखें ठीक है, आप दोनों तरफ देखकर क्रॉस करें। आप वो खातून भी तो देखें ना, एक तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ रही है जब आपको पता है कि वो ट्राम का एक स्टेशन पूरा मौजूद है। आपको पता है आपके कान में लगा हुआ, ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बालाजी और भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कराची के रहने वालों को, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन है सड़कों की वो नई नहीं है। कभी वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी भी होती हैं और कुछ सड़कें या बड़ी शराहें तो ऐसी भी है ना जो कई साल से टूट फूट का शिकार है। इस उम्मीद पर कि शायद यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ पर कोई स्टेशन बन जाएगा। अब इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान एक हुआ है जी, 700 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी, उनसे मुतालिक ये खबर है। और चूंकि टूट फूट का आयशा ने जिक्र किया सड़कों की, वो एक गड्ढे उनके सामने आ गया टूटी हुई सड़क का और वो उसमें गिर गए और उनके बाद उनकी टांग जो है वो टूट गई है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कराची के रहने वाले इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं पैर वहाँ पे फंसा और मुस्तफ़ा कुरैशी ने इस पर बताया कि पैर फंस जाने की वजह से वो बुरी तरह से गिरे। उन्होंने कहा क्या इस इंसिडेंट के बाद, वो ज़रा सुन लेते हैं। एक सड़क है वो खोदी हुई है कि इदारों ने वो खोद के तो छोड़ देते हैं। तो मैं वॉक कर रहा था तो मेरा पाँव उसमें आ गया तो मैं बहुत ही वो हो गया, डिसबैलेंस हो गया तो गिर पड़ा तो बस ये सर पे चोट आई, पाँव में ज़ख्म आया, अपना हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मैं यही इल्तिमास करूँगा अहले इख्तियार को कि ज़रा सड़कों को खुदा हुआ रहने ना दें और मेन होल्स जो हैं उनको बंद रखें। नूरी नत मशहूर तरीन किरदार अदा करने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी वॉक करने के लिए सिर्फ अपने घर से बाहर निकले थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सड़क जो है वो खुदी हुई थी और अक्सर वहाँ पर हम इस तरह से देख रहे होते तो वो गिरे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है कि कितने ज़्यादा वो ज़ख्मी भी हमें नजर है। अल्लाह करे जल्दी से वो ठीक हो जाएं। गेट वेल सून मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अब हमारी मईशत जो है उसके लिए भी अच्छी खबरें आ रही हैं और वो लग रहा है कि वो गेट वेल सून की तरफ जो है ना उसकी बजाय अब सून जल्दी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो चुका है। सून कह सकते हैं। IMF जो है उसने पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा जो है उसका तय पा गया है। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ये बताता है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का अमल जारी है और माली खसारा कम भी हुआ है। अब मुल्क में रवां साल महंगाई 6% तक बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की है और रवां माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना लगाया गया है। अच्छा, अब 22 से 7 पर आना ये बहुत बड़ा नंबर ही हो, बहुत ही कहा जा रहा है। एस्पायरिंग नंबर भी है, ये भी मैं कह सकती हूँ। लेट्स सी इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको। सबसे पहले इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ऐसा ही होगा और हमें ये अगली किस्त जो है वो मिल भी जाएगी। सिर्फ शराइत के ऊपर या कोशिश की जा रही थी कि IMF को मनाया जा सके मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। क्या पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई है उन तमाम शराइत पर? बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये बात खुशाइंद है कि हमारे साथ स्टेट लेवल का माहिदा हो गया है। अब पाकिस्तान को यकीनन 1.2 अरब डॉलर मिल जाएंगे, इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। लेकिन हमें हकाइक को समझना होगा। मैं चंद हकाइक पेश करता हूं ताकि आवाम जो है समझ सकें कि पोजीशन क्या है। नंबर 1, अभी जो हमने भारत को शिकस्त फाश दी और उसके बाद हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हुआ, अब ये पाकिस्तान पहले जैसा नहीं है। अब हमें डिफॉल्ट की बातें करना छोड़ देनी चाहिए। IMF भी जो है मजबूर है कि वो पाकिस्तान को कर्जा दे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को अपने न्यू ग्रेड गेम के मकासद के लिए पाकिस्तान की ताकतवर फौज और पाकिस्तान का जो महल वकू है उसके लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। इसलिए अगले चंद बरसों में हम देखेंगे कि अमेरिका का रवैया
हमदर्दाना रहेगा जैसे 9/11 के बाद था। तो ये मसले जो डिफॉल्ट वगैरह की बातें तो छोड़ दें, लेकिन कुछ हकाइक ऐसे हैं जिनको आप तस्लीम कर लें। पहली बात यह कि IMF से किस्त मिल जाए, दोस्त ममालिक से जो है और कर्जे मिल जाएं, उसके बावजूद हमें मौजूदा माली साल में हम बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते। हमें मजीद सरमायाकारी लेनी पड़ेगी और मजीद फंड्स लेने पड़ेंगे जो कि गैर मेयारी होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो बुनियादी चीज है वो ये है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर जब हम रहते हैं तो ये समझना कि मईशत बेहतर होगी, अवाम की हालत बेहतर होगी, ये खाम ख्याली है। अब ये तस्लीम कर लें कि 24 प्रोग्राम हमारे IMF के हो चुके हैं, तो अगर उसमें हमेशा हमने देखा कि शरह नमू सुस्त हुई, हमने तरक्याती अखराजात में कटौती की, तालीम का बजट किया, सेहत का बजट कम किया। सर्वाइवल के लिए तो अभी IMF की ज़रूरत है ना, अभी उसके बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल नहीं सकती। तो डेफिनेटली अगर हम हमारे डिस्कोर्स की बात करें तो क्या हमारा डिस्कोर्स ठीक है, हम ठीक राह पर हैं और इसी तरह से चलते रहे तो क्या हम निकल पाएंगे आगे आने वाले वक्त के अंदर IMF के इस प्रोग्राम से? देखिए, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। बुनियादी बात यही है, मैंने अभी किताब लिखी है इस्लामी बैंकारी के ऊपर रिसेंटली, उसमें यही बात की है कि IMF और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन पाकिस्तान का IMF के बगैर गुजारा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि IMF से हम कर्जा जरूर लें, लेकिन उसके साथ साथ तवानाई के शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, टैक्सों के शोबे में इस्लाहात करनी होंगी, जिनका वायदा हम 25 बरसों से कर रहे हैं मगर नहीं कर रहे। अब अगर हमने ये इस्लाहात करनी इसलिए जरूरी है कि इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाया जाए 2027 में। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं किया तो आज जो दुनिया का हमदर्दाना अच्छा डॉक्टर साहब जरा लास्ट में ये बता दें, ये जो तखमीना लगाया गया 7.5% का बेरोजगारी के कम होने का, आपको ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये अनरियलिस्टिक इसलिए है कि जब अभी तो IMF ने ये कहा है कि ये जो आदाद शुमार हैं ये सैलाब से पहले के हैं, तो सैलाब के नुकसानात के बाद खुदा न खास्ता जो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, नंबर 1 हमारा तिजारती खसारा बढ़ेगा। हमारा जारी हिसाबात का जिसको वो कह रहे हैं मुस्बित हो गया है, ये ऑलरेडी मनफी हो चुका है और मेरे ख्याल से कोई $4 अरब जो है ये मनफी रहेगा। हमारा तरक्याती बजट कम होगा, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी की शरह बढ़ेगी क्योंकि रुपए की कदर गिरने वाली है। IMF के प्रोग्राम के तहत कभी भी पायदार बेहतरी नहीं आती। मैं ये समझता हूँ महंगाई आपकी 9% पे जाने वाली है। 12 करोड़ लोग अफराद ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको रिलीफ देना मुमकिन नहीं होगा। मेरे मुल्क के 26 मिलियन बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है स्कूल ना जाने वालों की। और चूंकि तालीम का बजट हम कम कर रहे हैं और करना पड़ रहा है, टैक्सों की वसूली नहीं हो रही। कंसर्निंग है जो भी आप बातें कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये सारी चीजें जरूरी भी हैं ताकि ये सख्त बातें बताकर और सख्त आने वाले हकाइक बताकर जो कि नविश्ता दीवार हैं, रिटन ऑन द वॉल हैं, ये हमारे सामने होंगे तो उसके मुताबिक आप बेहतर प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो IMF की नई करी है उस सिलसिले में अपना तज्जिया पेश कर रहे थे कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है। मौसम के लिहाज से भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि शदीद सर्दी पड़ने वाली है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन माहिरीन इस बारे में खबरदार कर रहे हैं कि ला नीना, ये मैं सही कह रही हूँ, ला नीना इट इज अ स्पेनिश वर्ड। जब मैंने ये पढ़ा ना, पहले बता दें उसके बाद मैं बताती हूं इसका मतलब क्या है। मौसमी तब्दीली के बायस मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है। ये शदीद सर्दी ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस भी बन सकती है। ला नीना उस वक्त बनता है जब बहरुल काहिल में सतह समुंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है, तो फिर इसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में चले जाते हैं, शदीद मौसमी तब्दीलियां। तो इसका मतलब है कि हम आने वाली सर्दियां जो हैं वो एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ठंडी होने वाली है। सही जो गर्म वाले कोट है ना वो निकालने हैं आप, सही गर्म वाले कोट चेक करना पड़ेगा सही गर्म वाले कोट कौन से होते हैं। बहरहाल जी, नानीना के बारे में जब मैंने पढ़ा तो ये स्पेनिश वर्ड है, उसका मतलब है द लिटिल गर्ल। तो वो ये मुझे समझ नहीं आती है, अक्सर चाहे वो समंदरी तूफान हो उनके नाम जो है वो खवातीन के नाम पर रख दिए जाते हैं। अब ये द लिटिल गर्ल कह दिया जी, ज़्यादा सर्दी आएगी तो द लिटिल गर्ल होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी की एक्सपर्ट हैं ज़हरा हसन साहिबा। उनसे जानते हैं कि हमें क्या क्या तैयारी करनी है और बेसिकली इसका मतलब क्या है और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। ज़हरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये ला नीना के बारे में बता दे। लफ्जी मानी तो हमें पता है, लेकिन मफहूम क्या है ये ज़रा आप बता दीजिए और पाकिस्तान के मौसम पर किस तरह से असरअंदाज होगा।
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको एनडीएमए का जो अर्ली वार्निंग का मैकेनिज्म है उसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। जैसे कि आपको मालूम भी है कि हम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पूरे साल की अर्ली वार्निंग करते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। अब उसमें विंटर और समर कंटीजेंसी दोनों शामिल होते हैं। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम साल में 4 ड्यू इशू करते हैं। ड्यू का मतलब है डिजास्टर अर्ली वार्निंग, और हर ड्यू जो है वो 3 महीनों पे मुश्तमिल होता है। अब चूंकि हम जो है लास्ट जो है 3 महीनों पे जो है वो उस पे रवा हो चुके हैं, तो हमने लास्ट ड्यू, जिसको ड्यू 4 कहते हैं, वो इशू कर चुके हैं। और ये जो ड्यू है ये बेसिकली ऑटम ड्यू है। जैसे कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पहले सर्दियां आती थी वो अक्टूबर में उनका आगाज हो जाता था, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग एंड सम अदर क्लाइमेटिक पैटर्न्स की वजह से ये जो बेस लाइन है ये शिफ्ट हो गया, यानी कि सीजनल शिफ्ट आ चुका है। यानी वो सर्दियां जो अक्टूबर में आती थी अभी उनका आगाज जो है वो जनवरी में होता है। तो यहाँ पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हम वो तमाम क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को उनके जितने भी अवामिल शामिल हैं उनका बड़ा तज्जिया कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं। अभी नहीं बल्कि आज से 3 साल पहले। और उसमें सिर्फ लालीना नहीं शामिल, उसमें मल्टीपल पैरामीटर शामिल है। अब आपका सवाल है कि लालीना होता क्या है। देखिए, आसान लफ्जों में, जब भी पैसिफिक ओशन में बेसिकली जितने भी क्लाइमेटिक पैटर्न्स है दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सी वाटर एंड द ओशन करंट्स एज वेल। लेकिन जो एनसो, बेसिकली ये एनसो है जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक लालीना होता है और एक एलनीनो होता है। पैसिफिक ओशन में जब भी, जिस तरह आपने भी अर्ज किया है कि हमारे पास जब टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल, यानी कि वो काफी कम हो जाए, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स अ कूलर टेम्परेचर। तो वो बेसिकली ट्रेवल करता है टुवर्ड्स दी सेंट्रल एशिया और जो साउथवर्ड के एरियाज हैं, और वो सर्दी का बाइस होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जिसमें पोलर वर्टिक शामिल है। पोलर वर्टिक एक ऐसा एरिया होता है जो कि हमारे पोल्स में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप है, ठीक है। अब जब वो वीक हो जाएगा तो वो ठंडी हवाएं जो हैं वो पोल से अगेन सेंट्रल एशिया में, साउथवर्ड या फिर पाकिस्तान के नदर्न रीजन में। अच्छा ज़ारा, पाकिस्तान में कौन से इलाके जो हैं उनमें ज्यादा सर्दी पड़ सकती है? जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न साइड है, उसको हम कह सकते हैं कि वहां पर सर्दी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, या ओवरऑल हमारे मैदानी इलाकों में भी और पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के इलाकों में यहाँ पर भी सर्दी जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है? देखिए, टिल दिसंबर तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई एक्सट्रीम वेदर सिस्टम होगा या बहुत शदीद सर्दी पड़ेगी। वही जो नॉर्मल सर्दी जो नॉर्दर्न एरियाज में अभी भी आप देखेंगे जो टेम्परेचर जो है वो काफी ड्रॉप कर गया है। लेकिन अगेन जनवरी में और उसके बाद फरवरी में हम लोग देख रहे हैं कि बारिशें ज्यादा होंगी, स्नो ज्यादा पड़ेगी, और नॉर्दर्न एरियाज में पर्टिकुलरली हम लोग जो है वो टेम्परेचर काफी ड्रॉप करेगा। जिस तरह मैं जिक्र कर रही थी कि काफी अवामिल शामिल है और उनकी बेसिस पे अगर तज्जिया लगाया जाए तो वी कैन नॉट क्लियरली से कि बहुत एक्सट्रीम सर्दियां होंगी या जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं वही ज्यादा मुतासिर होंगे। किसी एक पैरामीटर की बेसिस पे वी कैन नॉट जनरेट सच स्टेटमेंट। एक्सट्रीम लो कितना हो सकता है टेम्परेचर ज़ारा पाकिस्तान में? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कितना हो सकता है? अभी तक क्या प्रेडिक्ट किया गया? बिल्कुल सिंगल डिजिट पे डेफिनेटली जाएगा। नॉर्दर्न एरियाज में डेफिनेटली इट गोज टुवर्ड्स द माइनस एज वेल, जो कि हम नॉर्मली पिछले सालों में भी जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी। जी जी, अच्छा, इसके साथ साथ हमने, ठीक है, शायद आवाज में डिले आ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमने अपनी जो डिजास्टर अर्ली वार्निंग जो है वो जारी कर दी है हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। एक छोटी सी मुश्तमिल जो है रिपोर्ट, जिसको ड्यू 4 कहते हैं, डिजास्टर अर्ली वार्निंग 4, जो कि दिसंबर तक की ये जनरेट कर ली गई है, जिसमें क्या मौसम एक्सपेक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी हमारे सूबे हैं वहाँ पे क्या दर्जे हर्ज रहेगा, प्रेसिपिटेशन, बारिशें कितनी मुतवक्की हैं और उसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, यानी कि कौन सा हैजर्ड आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें स्मॉग के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि बारिशें नहीं हो रही हैं, एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। और जो हमारी अभी एयर मैसेज यानी हवा क्या किया जा रहा है ज़ारा स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए? हर साल हम देखते हैं स्मॉग जो है वो यहाँ पर किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रही होती है, तो एनडीएमए क्या कर रहा है इसको, इसकी रोकथाम के लिए?
मैम एक तो हम लोग जैसा मैंने बताया अर्ली वार्निंग के लिए हमने उन तमाम जो मकामात है उनको हाईलाइट कर लिया है जहाँ पे जो AQI है यानी एयर क्वालिटी जो है वो काफी डिटेरियोरेट होगी, यानी कि वो 900,000 तक जाएगी। अब इसकी एग्जीक्यूशन या फिर इसको कैसे जो है कम किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा भी होगा कि PDMS ने काफी इस पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। लाहौर के कुछ PDMS बहुत काम कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अभी तक कहा तो गया कि काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है, बीइंग द नेशनल अथॉरिटी अगर हम कहें NDMA को, पाकिस्तान में जितना काम हो रहा है स्पेशली स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो काफी है? मैम मेरे ख्याल से इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है स्मॉग में वो ट्रांसपोर्टेशन है। 40% जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो नॉक्सेस ऑक्सेस, बेसिकली हवा में जो मेन कंट्रीब्यूटर है स्मॉग का दैट इज PM 2.5। ये एक ऐसा मैटर है जो हवा में प्रेजेंट रहता है। ये इसकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है इट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, उनका आगाज हो चुका है कराची में, लाहौर में, इवन इस्लामाबाद में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं उनकी जो है वो उनका आगाज उनको कॉमन बनाया जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। हमने कुछ केस स्टडीज जो हैं, एक और बड़ा अहम सवाल है ज़ारा, स्मॉग क्लाइमेट चेंज की ओवरऑल तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा कम रोल है इसके अंदर, 1% से भी शायद नीचे हमारे अपने क्लाइमेट चेंज के अंदर रोल है। स्मॉग की अगर हम खास तौर पर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या सिर्फ ये पाकिस्तान का ही कसूर है कि हमारी स्मॉग इतनी ज्यादा है, या फिर बाकी कंट्रीज से भी हमें जो है ना ये कंट्रीब्यूशन मिलती है? अब इंडिया की बात कर लें, इवन चाइना की बात कर लें, वहां से भी असरात आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, ये एक ट्रांसबाउंड्री जो है हिजट है, जिसका कि हमने जो एनालिसिस किया है, एंड आई विश कि आप लोग जब यहाँ विजिट करें तो हम आपको एक डैशबोर्ड की सूरत में दिखाएंगे कि किस तरह जो रेजिडुअल बर्निंग है वो ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। यही जो मकामात जो है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो रेजिडुअल बर्निंग, यानी क्रॉप जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जलाने से भी हवाओं में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आल्सो ट्रेवल टुवर्ड्स द पाकिस्तान। तो उसका भी हमने एनालिसिस किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरा जो इंडो गाइगेंटिक बैंड है यहाँ पे बेसिकली स्मॉग की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगेन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक कॉमन मसला है। हवा में जैसा मैं जिक्र करी थी, एयर मैसेज जो हैं उनकी जो हवा है वो बहुत कम है, दैट इज अराउंड 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो भी अगर हवा नहीं चल रही तेज या फिर आपकी बारिश नहीं हो रही तो जितने भी पोल्यूटेंट चाहे वो गाड़ी से निकल रहे हैं चाहे वो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वो उस हवा में ट्रैप हो जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली बिकम्स अ रीजन ऑफ द स्मॉग और फॉग, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज होते हैं और सम अदर इश्यूज, इवन हमारी बाकी जो इक़दामात ये भी जा रहे हैं NDMA और गवर्नमेंट की जानिब से। आई होप सो कि इस बार स्मॉग का वो आलम या वो चीज़ हमें देखने में ना मिले जो पिछले सालों में हमने देखा है। बहुत हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो यही कहूँगी अल्लाह करे कि आप ठीक हो, लेकिन जो हालात है उससे लगता नहीं है ऐसे। थैंक यू सो मच, बड़े टेक्निकल तरीके से ज़ारा समझाती हैं और उसके लिए हमें बड़े टेक्निकल माइंड के अंदर जाना पड़ता समझने के लिए। लेकिन अब हम वापस आ जाते हैं, वापस आकर हम ज़रा जनरली बहुत इंपॉर्टेंट इशू और एक ऐसे इशू के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ अगर बर वक्त एक्शन ना लिया जाए तो उनकी ज़िंदगियाँ तक ख़राब हो सकती हैं। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध भर में सिंध हुकूमत की पोलियो के खिलाफ मुहिम इस वक्त जारी है। ये मुहिम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपील की है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। खुदारा हम भी अपने प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि आप लोग बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, और जो इसके बारे में मन घड़त खबरें, झूठी और गलत खबरें फैलाई जाती हैं उनसे आप ज़रा दूर ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा किस तरह हैं ताकि वो सारी ज़िंदगी के लिए खुदा न खास्ता माजूर ना हो जाए। इन द एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो मुल्क वाहिद रह गए हैं जहाँ पर पोलियो अभी भी बाकी है, बाकी पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो बर वक्त एक्शन हमें लेने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आयशा, मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ, जब आपकी कोई तस्वीर पोस्ट करता है या अपने साथ लगाता है या अलग से आपकी कोई तस्वीर पोस्ट कर देता है, आप उसको देखती है कि तस्वीर कैसी लगाई है, या आप खुलूस देखती हैं या ये देखती है इसने मेरे लिए लिखा क्या है? सबसे पहले ये बताएं कौन नहीं देखता? सबसे पहले आप यही देखते हैं आप लग कैसे रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है सबका ही मसला, यूनिवर्सल मसला। मैं तो खुद देखती हूँ भाई, मेरी बहन ने अभी मुझे रिसेंटली बर्थडे विश किया, मैं उस पर सबसे पहले इनबॉक्स में जाके एतराज किया कि तुमने तस्वीर कौन सी लगाई है। हमें ऐसा लगता था ये सिर्फ हमारा ही मसला है, लेकिन जनाब जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है ना, USA के सदर जो है, सदर ट्रंप, वो भी ये कहते हैं मेरी तस्वीर बहुत कॉन्शियस है ट्रंप साहब। उन्होंने कहा है मेरी तस्वीर से
बाल गायब कर दिए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन पर वो बरम हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगरचे मैगजीन ने मेरे अमन मुआहदे में मेरे जो किरदार है उसके बारे में मुस्बत रिपोर्ट लिखी है, अच्छा लिखा है, मगर जो तस्वीर है ना वो इंतहाई ख़राब लगाई, मेरे बाल ही उड़ा दिए। तो ये वो जो तस्वीर है ना ऊपर असल में वाइट, वो जो बैकग्राउंड उन्होंने दिया है, ट्रंप साहब के बाल भी वाइट हैं, तो वो नहीं नजर आ रहे हैं। उनको इस बात की खुशी नहीं हुई कि टाइम मैगजीन ने उनके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, उनको फीचर किया है, उनको इस चीज का मसला हुआ है। यही मैंने आपसे सवाल शुरू में किया था, ये मसला है, ये यूनिवर्सल मसला है। टाइम मैगजीन के अंदर अगर मेरे पे आर्टिकल लिखा जाएगा ना, मैं कहूँगी मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट इमेजिन, आप ये भी सोचेंगी ना टाइम मैगजीन दुनिया में कहाँ कहाँ देखा जाएगा, तो तस्वीर ये जाएगी। बहरहाल जी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तस्वीर जब आप कहीं पर भी लग रही है, कहीं पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या इवन किसी भी मैगजीन के अंदर, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना उसको भी देखा जाता है कि वो कैसी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उसको ऑब्जर्व किया जाता है या फिर एनालाइज किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक जो है, अगला हमारा सेगमेंट जो है वो बेस है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें कोई बात कन्वे करनी है तो हम सिर्फ शायद अल्फाज के थ्रू ही कर सकते हैं, बोल के ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सिर्फ वो कन्वे करना नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में बहुत कुछ बता रही होती है, जो शायद आपको खुद भी नहीं पता होता और अनकॉन्शियसली आप कन्वे कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़, आपकी पूरी बॉडी आती है। सबसे पहले जो आपका अंदाजे बयां है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो इसमें काउंट होता है। फिर आपकी आंखें जो हैं वो बहुत कुछ बता रही होती हैं। कहते हैं ना किसी में तुम्हें किस फलां में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, आंखें पसंद है, आंखें बोलती हैं, आंखों में चमक होती है, तो आंखें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर आपकी हैंड मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उठ कैसे रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे हैं, वो जो आपका अंदाज है वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे, उठ कैसे रहे, सवालों का जवाब कैसे रहे, सवालों को रिसीव कैसे करें, तो वो आपको नोटिस कर रहे हैं। आपका इंटरव्यूअर जो होता है ना वो अक्सर सिर्फ आपकी जवाब के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता, वो ये भी देख रहा होता है कि आपका पोस्चर जो है वो किस तरह का है, आप किस तरह से कमरे के अंदर आए हैं, किस तरह से आप आकर बैठे हैं चेयर के ऊपर, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। सीएसएस के तो अक्सर इंटरव्यूज मैंने देखे हैं। सीएसएस इसके अलावा अगर हमारी पाक अफवाज के अंदर भी आपने जाना होता है, बाकायदा उधर तो एक साइकियाट्रिस्ट बैठा हुआ होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है। अच्छा जी, पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, उसमें कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेजेस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी गलतियां हैं जो बॉडी लैंग्वेज की सूरत में आप कर रहे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा हम बात करेंगे जब आप किसी बिजनेस नेटवर्किंग के इवेंट के अंदर जा रहे हैं, वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितना आपको ओपन होना चाहिए। अगर आपने हाथ बांध लिया तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोग ये समझेंगे कि आप बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहते। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगर आप दोस्तों की महफिल के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से बिहेव करें, इस पर बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, और सबसे मेरा फेवरेट जो है ये कि अगर भाई आपके घर में आए हैं रिश्ता देखने वाले, तो आपने फिर किस तरह से आके उनके सामने बैठना है, क्योंकि बड़ा ट्रिकी हो जाता है ना कि आपने इस तरह से आके तो नहीं बैठना कि आप दब जाएंगे कल को ससुराल वालों के सामने, या फिर आप अग्रेसिव ना लगे। पाकिस्तान में तो शर्माते ही सारे बैठे थे, चाहे लड़की है या लड़का है, तो यही बॉडी लैंग्वेज मैंने तो अभी तक देखी। आई डोंट नो कि इसको कैसे देखा जाता है। बहरहाल जी हमारे साथ इसी पर एक्सपर्ट है, बात करने के लिए मौजूद। हमने बहुत बात कर ली, एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइफ कोच मोहम्मद अली, जो कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं। मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जेनेरिक मैं पूछूंगी आपसे कि बॉडी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको बताने में, उसको बयान करने में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बुलाया। वो ना मुझे आप लोगों की बातें सुन के दो चीज़ें याद आ गई थी। तो एक तो ये कि तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ये बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, ठीक है गालिब, तो हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, गुफ्तगू क्या है। तो इट इज नॉट व्हाट यू से बट इट इज हाउ यू से दैट मैटर्स, ठीक है। सेकेंडली वो हम अक्सर दोस्तों में ये ना एक जोक चलता होता है, हम कहते, मैंने जब ये पहली दफा कोर्स लॉन्च किया था पाकिस्तान में, तो मुझे फोन आया, कहने लगा सर वो मुझे आपसे बॉडी लैंग्वेज सीखनी है। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ये बड़ी वो दोस्तों वाली लैंग्वेज कह रहे होंगे, बड़ी लैंग्वेज, बडीज की लैंग्वेज कैसी होती है? नहीं वो बुढ़ी, वो बॉडी लैंग्वेज कह रहे थे, वो बीवी की बॉडी लैंग्वेज कह रहे थे, बीवी को कहते हैं। तो ओके, एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट था ये, बट ऑन अ सीरियस नोट बात ये है कि देखें, आपको मैं सिंपल एक, अच्छा चलिए मैं आपसे पहले पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि नॉर्मल कम्युनिकेशन what percentage would you give words and what percentage will you give non-verbals? You're asking us? हमसे पूछ रहे हैं?
मुझे लगता है कि 70% एटलीस्ट आप बॉडी लैंग्वेज को दे रहे होते हैं, 30% फिर आप वर्ड्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा परसीव करते हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो आप बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि परसीव कर रहे होते हैं। बाकी आप एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च, नेट पे पढ़ी भी जाए, कोई भी पढ़ सकता है, ऑल्दो कि ये रिसर्च बहुत सारे लोगों ने बड़ी मिस इंटरप्रेट की है। ओनली वर्ड्स ओनली मैटर 7% इन योर कन्वर्सेशन। ठीक है, मुझे मैथ्स नहीं आता, मैथ्स में बड़ा वीक हूं। बॉडी लैंग्वेज जी 93% में से 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड 38% इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, ठीक है। सो इमेजिन कि आप और मैं, हम बड़े हुए हैं ये जानते हुए, ये पढ़ते हुए, ये सोचते हुए, ये समझते हुए, ओए लफ्ज सोच समझ के बोलो, ध्यान से बोलो, अल्फाज की बड़ी ताकत है, वर्ड्स हैव पावर। यस, वर्ड्स हैव पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो पावर कभी इन्फोर्स या वो पावर बिल्कुल क्या कहना चाहिए, खत्म की जा सकती है द वे यू से। क्योंकि अक्सर आप लोगों को कहते होंगे, ओए मुंह संभाल के बात करो, देखो तुम बात कैसे कर रहे हो। वही बात कोई और कर रहा होगा, आप कहेंगे यार ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। ठीक है, सो इट इज योर नॉन वर्बल which was the most important thing that we have never been taught, neither in our educational curriculum nor in our tarbiya curriculum और in even the Islamic curriculum। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन वर्बल्स में माशाल्लाह he was the best human being the world has ever seen in everything, but नॉन वर्बल्स में भी he was the king of नॉन वर्बल्स। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अली साहब, हम आ जाते हैं जो हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं जिस पे हमने आज बात करनी है। सबसे पहले तो इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, ठीक है, आपके कपड़े, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ मैटर करता है। उसके बाद जो अगला मरहला है, आप जाके वहाँ पे बैठ कैसे रहें, बात किस तरह से करें, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर आपके दिल में या माइंड में इंटरनली आप स्केयर्ड हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको शो कर रही होगी। आपके फियर, आपकी एप्रीहेंशंस, एवरीथिंग विल बी ऑब्वियस, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस की खास बात यह है कि दे आर इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स। आप उनको रोक नहीं सकते। जो भी इंटरनल प्रोग्राम आपका चल रहा है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। सो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज, जब मैं इंटरव्यू के लिए लोगों को तैयारी के लिए कहता हूं, तो आई ऑलवेज एडवाइज कि रिहर्स करें, कम अज कम भी 21 टाइम्स रिहर्स कर जाएं, सो दैट योर माइंड एंड योर बॉडी सिंक बिफोर यू गो। गलतियां हम कौन सी कर रहे होते हैं इंटरव्यू के दौरान? हम गलतियां कौन सी कर रहे होते हैं जिनको अवॉइड करके मैं उधर ही आ रहा हूं। हम जब इंटरव्यू के लिए एंटर हो रहे होते हैं, कई लोग जो है ना वो दरवाजा नहीं बंद करते। अब ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आकर जब बैठते हैं तो चेयर को में कंफ्यूज होकर चेयर को आगे पीछे कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो शोल्डर्स ड्रूप होते हैं, गर्दन नीचे झुकाई हुई होती है, विच इज नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बैठे हुए होते हैं तो ऐसे क्लिप फिंगर्स रखी होती हैं उन्होंने, ठीक है, ये कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दिस इज पावर फिंगर्स। अगर आपने रखना ही है तो ये तरीकाकार है। और अगर आपने एम्फसाइज करना है किसी चीज को तो ये है, ठीक है। फिर वो जो नीचे से कोई ना कोई टांगे या कोई चीज शेक कर रही होती है, विच इज नर्वसनेस शोन ऑन देयर बॉडी। इसी तरह जब वो बात कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। मैंने इंटरव्यूअर से कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, स्पेशली जब कोई सवाल मुश्किल आ जाए। अगर आसान सवाल होता है तो फिर तो वो यूं चढ़ के बोलते हैं ना, ठीक है। मेजॉरिटी लोग ये गलतियां क्यों कर रहे होते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात करूं कि उनके सीवीज जो है वो टाइपिंग सेंटर वाले ने बनाए होते हैं। जब इंटरव्यूअर सवाल पूछता है सीवी को देख के, तो वो चूंकि टाइपिंग सेंटर वाले ने बनाया होता है तो आपको पता नहीं होता आपने क्या लिखा है, तो आपका माइंड ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि यू आर इन on the wrong foot, you are in losing difficult position में आ गए। ठीक है। And very interestingly अली, ये भी होता है ना कि आपको ये भी समझ नहीं आती कि अगर आप आई कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा देर तक भी आई कांटेक्ट नहीं करना, वो अग्रेसिव या रूड भी शो हो सकता है। अली साहब, बिजनेस नेटवर्किंग, उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और फिर जब आपकी पर्सनल गैदरिंग्स होती हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वो कितनी डिफरेंट होनी चाहिए? देखिए, जहां तक तो बिजनेस फॉर्मल का ताल्लुक है, उसमें मर्दों के लिए अलग है और औरतों के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपके कहीं पे भी वॉक करते हुए, बात करते हुए शोल्डर्स ड्रूप नहीं होने चाहिए। ये चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल गैदरिंग हो, कुछ भी हो, आपके शोल्डर्स अपराइट होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। हाँ, गर्दन अगर पीछे कॉलर से टच हो रही है तो वो किबर की निशानी है। देखा, नाक ऊपर चला गया बंदा, तो समझता है ये क्या चीज है। तो इसी तरह जब आप
बराबरी पे बैठना चाह रहे हैं किसी के साथ, हैंडशेक करने जा रहे हैं, तो हैंडशेक भी बराबरी के ऊपर होना चाहिए। ये स्ट्रेट हैंड अगर अगले ने किया तो आप भी स्ट्रेट हैंड करें। अगर उसने आपके ऊपर यूं हाथ रखने की कोशिश की, हैंडशेक एक पूरी साइंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो डोमिनेंस शो करना चाह रहा है, तो आप उसको या तो हैंड रोटेट वापस करें, जैसे ट्रम्प करता है। आप क्योंकि ट्रम्प का जिक्र कर रहे थे, ट्रम्प और एक मैंने वीडियो एनालाइज की थी, उसमें उसने एग्जैक्टली यही काम करता है। वो अपना हाथ पहले यूं देता है और फिर दूसरे के हाथ को सीधा करता है, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप उसके हाथ पे टैप जरूर करें, ठीक है, या उसके बाजू पे टैप करें ताकि उसको पता चले कि हम इक्वालिटी पे हैं। फिर इसके बाद जब आप बैठते हैं तो पावर पोज होता है। पावर पोज हम टांगों पे टांगे रख के जो बैठते हैं ना, उसमें यूं करके, ये है पावर पोज। कुछ लोग यूं करके बैठे होते हैं, बिल्कुल झुक के आगे को, ये नहीं करना चाहिए फॉर्मल मीटिंग्स में। यूज योर स्पेस, अपने वो कहते हैं ना औकात से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो अपना, इसे हम क्लिंटन बॉक्स कहते हैं। यूज योर स्पेस जो आपके पास एक है, जिसके अंदर रहते हुए आप अपनी हैंड मूवमेंट्स करें, अपनी बातों को साथ साथ अपने हाथों के साथ, जेस्चर्स के साथ एक्सप्लेन करें, लेकिन इससे बाहर नहीं निकलना। यहाँ पे आप इस स्पेस से बाहर निकलते हैं। एक और चीज अली जो हम गलती कर रहे होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझ नहीं आती, स्पेशली नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर ऑफिशियली या बिजनेस के लिए जो हम कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना करीब जा सकते हैं कि बात करने के लिए। समटाइम्स कुछ लोग बहुत करीब आकर बात करते हैं जो बहुत वियर्ड लग रहा होता है। खैर वक्त हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन आपने जितना अभी तक एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और गाइड किया अली। अच्छा, और ये 10 मिनट का जो सेगमेंट होता है तकरीबन, इसके अंदर मकसद ये भी नहीं होता, हमें पता है कि 10 मिनट में आप नहीं सीख सकते, लेकिन एटलीस्ट हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इट इज एन इशू और इस इशू के ऊपर आपको काम करना चाहिए, हमें काम करना बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक की तरफ जाते वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज चल रही है और जो टेस्ट मैच है वो दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। तीसरे रोज का पाकिस्तान की टीम खेल रही है और दूसरी इनिंग्स में 167 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। का खेल रही है, चौथे दिन का है जी, माजरत, आयशा ने करेक्ट करा दिया। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ मिला है और जनूबी अफ्रीका लाहौर में तारीख रकम करेगा, या फिर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की मुसलसल फतूहात जो चल रही है ना, उनको कोई ब्रेक लगाने वाला। कौन सी फतूहात चल रही है? साउथ अफ्रीका कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है जनाब ये जीत मिलना जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से अच्छी नहीं चल रही, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट अस, ताकि हम सपोर्ट करते रहें अपनी टीम को। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या अपडेट करेंगे। और एक और जो मैं खबर पढ़ रही थी, जो साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं उनकी जानिब से 11 विकेटें ली गई हैं सेनुरन मुत्तोसामी, तो ये बड़ा एक अच्छा रिकॉर्ड जो है बना है इस वक्त इस मैच के दौरान। उस्मान, ओवर टू यू, बताइए जरा अभी तक मैच कैसा रहा और क्या लग रहा है कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है आज? देखें, बज़ाहिर तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि स्पिन फ्रेंडली है और अभी भी जनूबी अफ्रीका को 200 से ज़ायद रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए। और आज अभी जब सेशन का आगाज़ हुआ है तो 2 विकेटें ऑलरेडी जनूबी अफ्रीका ने गंवा दी हैं और 74 रन ही अभी हुए हैं और 4 विकेटें वो लूज़ कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त अपर हैंड दिखाई दे रहा है और पिच भी काफ़ी हेल्प कर रही है स्पिनर्स को। आज आगाज़ में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान को विकेट दिलवाई थी, लेकिन जो दूसरी विकेट हासिल की वो नुमान अली की जानिब से ली गई। तो मैच में अब तक 9 विकेटें नुमान अली ले चुके हैं और इसके अलावा मुत्तोसामी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 11 विकेटें ली थी इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के पिच पर। तो काफ़ी स्पिन फ्रेंडली पिच है यहाँ पर और आज यहाँ पर फैंस की भी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही है क्योंकि आज ये फैसला कुन रोज़ हो सकता है। 5वें दिन तक मैच नहीं जाएगा, आज ही चौथे रोज़ ही इस मैच का फैसला होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री होगी क्योंकि जो पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई थी और 7वें नंबर पर रही थी पाकिस्तान की टीम पिछली टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। तो इस दफ़ा ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान टीम फतहाना आगाज करेगी। पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी रही थी, दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बैटर्स को क्या हो गया? सिर्फ बाबर आजम ही 40+ रन बना सके, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाए, वही टॉप स्कोरर है। देखें, ये जो पिच थी ये पहले ही इस विकेट पर कहा जा रहा था कि इस पे एक तो बाउंस कम रहना था और इसके अलावा स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलनी थी। जो पाकिस्तान टीम ने जो टॉस जीता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके अंदर पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा भी उठाया, ख़ास तौर पर जिस तरह से इमामुल हक ने और शान मसूद ने बैटिंग की शुरू में और फिर उसके बाद जब 5 विकेटें गिरी तो उसके बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में स्कोर किया था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट रहा और 109 रन की पाकिस्तान को इस मुश्किल विकेट
के ऊपर लीड मिल गई। फिर क्लस्टर के अंदर पाकिस्तान की विकेटें गिरी, जिसके ऊपर अजहर महमूद भी गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी गुस्से में नज़र आए थे और वो बैटर्स को अपने कसूरवार भी ठहरा रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खुद अपनी विकेटें गंवाई हैं। गो के स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिल रही है, बॉल लो रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझते थे कि पाकिस्तान को जो गुज़िश्ता रोज़ का टी के बाद का सेशन था वो पूरा खेलना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ वो क्रिकेट है, उसके अंदर कभी आप जल्दी आउट हो जाते हैं, कभी आप लंबा खेलते हैं। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त अपर हैंड रखती है। अभी बॉलिंग लाइन आपको किस तरह से नजर आ रही है? स्पिनर्स को ये पिच कितना सपोर्ट करी, जिस तरह आपने खुद भी अभी बात की है, फास्ट बॉलर्स की क्या सिचुएशन, ओवरऑल बॉलिंग को कैसे एनालाइज करेंगे? मैं ये चाहती हूँ, आपको क्या लगता है नुमान अली जो है वो बराबर कर पाएंगे? मुत्तुर सामी जो है उन्होंने जो अभी 11 विकेटें ले ली हैं, कर पाएंगे बराबर इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नुमान अली इनसे ज़्यादा विकेटें ले सकते हैं और ऑनर्स बोर्ड पर उनका भी नाम दर्ज हो सकता है। यहाँ पर लाहौर की कज़ाफ़ी स्टेडियम में 9 विकेटें तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं और पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे साबित हुए हैं अभी तक। पिछली अगर आप सीरीज़ उठाकर भी देखें, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत सारे आउट किए थे और फिर प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट हुए। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है नुमान अली की। और इसके साथ साथ साजिद खान को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी पिछली इनिंग्स के अंदर 3 आउट किए थे। इस इनिंग्स के अंदर कुछ थोड़ा सा वो बॉल को थोड़ा पीछे करते हुए दिखाई दिए। आज सुबह जब वार्म अप सेशन भी हो रहा था तो उसके अंदर काफ़ी काम किया जा रहा था साजिद खान के साथ भी, क्योंकि पिछली इनिंग के अंदर हमने देखा था बॉल थोड़ा सा उनका ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा था, तो कोचेज़ उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका को पकड़ लेगी और ये तारीखी फतह यहाँ पर लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हासिल करेगी। 2006 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर मैच जीता था। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आप रिपोर्ट कर रहे थे और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह आप बता रहे हैं कि बरतरी भी हासिल है और उम्मीद भी यही कि फैंस भी इसीलिए सपोर्ट करने के लिए आज चौथे दिन जो है वो वहां पर मौजूद हैं ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान ये नैया पार लगा दे। इमोशंस के साथ जो ये खेलते हैं ना हमारे क्रिकेटर्स की और हम लोगों की, उसके ऊपर मुझे हमेशा शिकवा रहता है। लेकिन चलें जी, हमारी बरतरी है भाई, आप मान लें। अब वो एक बड़ी मशहूर टैगलाइन टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन मतलब है तो अपने ही ना, सपोर्ट करना पड़ेगा। बहरहाल जी, लेट्स होप कि पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। एक और मामला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और मेरी ये उम्मीद है कि आज के इस मौजू के बाद बहुत ज़्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं इस पर बात होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से रिलेटेड है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ज़िंदगी की अगर बात की जाए उससे रिलेटेड है। स्कूल्स के अंदर अक्सर ये आपको पता है कि सुनने में आता है कि बुलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों को तंग कर रही होती है। अक्सर पेरेंट्स तो इसको सीरियसली नहीं लेते कि कोई मसला नहीं है, हम भी स्कूल जाते थे, हमें भी बच्चे तंग करते थे, तुम भी तंग कर दिया करो। लेकिन समटाइम्स बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और हमें नहीं पता चलता, या इवन टीचर्स को पता नहीं चलता कि बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के कॉन्फिडेंस के ऊपर बुलिंग जो है वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है। तो हमने आज इसके ऊपर बात बिल्कुल ऐसे ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक करके रख देती है जब कोई भी बच्चा जो है दूसरे बच्चे को बुली कर रहा होता है और फिर वो एक नहीं होता, उसके साथ एक गैंग सा बन जाता है, 3-4 बच्चे और आ जाते हैं तो वो एक बच्चे को या किसी एक को पकड़ के या 2 को पकड़ के उसको बुली कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये भी जाता है कि ये एक नफ्सियाती तशद्दुद है जो कमज़ोर ज़हनों को तोड़ देता है। और तहकीक ये बताती है कि बुलिंग का शिकार बच्चे उमूमन तन्हाई, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। फिर उनमें वही वाली बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी देखने में मिलती है। फिर वो अपनी एजुकेशन में तालीमी पसमानदगी का भी शिकार हो जाते हैं, वो सही तरह से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते अगर कंटिन्यूअसली उनको बुलिंग। आपको कभी बुली किया गया स्कूल में, कॉलेज में? रैगिंग वगैरह कभी नहीं? रैगिंग नहीं हुई मेरी। अच्छा, मेरे से भी पूछा गया तो मैंने कहा मैंने कभी इसको फील नहीं किया, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट या डिफाइन करना पड़ेगा कि बुलिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है लड़कों में ज्यादा होता है ये, लड़कों के। अगर आप लोगों के साथ बुलिंग हुई है या कभी आपने शरारत करते हुए किसी को बुली किया है और अब आपको एहसास होता है कि नहीं करना चाहिए था, तो आप अपनी स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे सोशल्स के ऊपर, स्पेशली फेसबुक पेज के ऊपर। ये कुछ सवाल जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। क्या स्कूल में कभी आपको मजाक का निशाना बनाया गया है? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं इन ऑप्शंस की सूरत में। और दूसरा सवाल ये कि क्या आपको स्कूल में कभी बुली किया गया है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके साथ जो भी हुआ, अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस फेसबुक पेज के ऊपर जाकर हमें बता सकते हैं। आप एक्सपर्ट्स के साथ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए और ओवरऑल हमारे मुआशरे का क्या रोल होना चाहिए, स्पेशली बुलिंग को लेकर जो बच्चों की नफ्सियात के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर नफ्सियात उस्मा मसरूर साहिबा। आप अक्सर इनको देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर, हमेशा बड़े अच्छे से गाइड करके हमें जाती हैं। वेलकम करेंगे आपको उस्मा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड देन हमारे साथ एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम फजर राबिया पाशा साहिबा भी मौजूद है। फजर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे उस्मा, हाउ डू वी डिफाइन बुलिंग? व्हाट इज़ बुलिंग? क्या होती है बुलिंग?
जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बुलिंग बेसिकली एक बिहेवियर है जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, ऐसे कि जनरली आप देखेंगे कि एक जनरेशन में पीयर्स में रिफ्ट चलती है, एक दूसरे के साथ ऑपोजिशन चलती है, सब कुछ चलता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल ज़रा पावर गेन कर लेता है और वो दूसरे को एम्पावर कर जाता है। उस सूरत में जो उनके दरमियान में डिस्क्रिपेंसी आती है बिहेवियर में और फिर वो नेगेटिव सेंस में एंटर हो जाती है और दोनों को डैमेज कर रही होती है, इसको हम बुलिंग बिहेवियर कहते हैं। लाइन कहाँ पे क्रॉस करें? कहते हैं कि कंपटीशन तो बड़ा अच्छा होता है, कंपटीशन तो होना चाहिए। हाँ, लाइन कहाँ पे क्रॉस करें? लाइन ऐसे ड्रॉ करें, जी जी, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि अगर दोनों की इक्वल लेवल पे इंटरेक्शन हो रही है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप भी कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल इंटरेक्ट कर रहा है इन अ सर्टेन वे, एग्रेसिवली सही, और दूसरी तरफ से भी दूसरा भी एग्रेसिवली कर रहा है, तो फिर तो ठीक है कि एक हेल्दी कंपटीशन है, सीख रहे हैं, और उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट भी आ जाता है कि एक दूसरे को स्पेस भी देना, एक दूसरे को मतलब उनके साथ मिलके भी चलना। लेकिन अगर इस तरह से दो मतलब ग्रुप्स में अपार्ट हो जाते हैं लोग, एक ग्रुप जो है वो सबमिशन की तरफ सबमिसिव होता चला जाता है, एक ग्रुप और ज़्यादा एम्पावर करता जाता है, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं फिर ऑब्वियसली वो दोनों के अलग-अलग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बुलिंग यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कि जब कंस्ट्रक्टिव वे में उनकी इंटरेक्शन नहीं चल रही, रादर वो डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है और उन बिहेवियर्स को लीड कर रही है जो खुद प्रॉब्लमेटिक अपने लिए भी हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो बच्चों को शायद खुद तो पता नहीं लग रहा होता, जो बुली कर भी रहे होते हैं, कि दूसरे की नफ्सियात को आप क्या नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। एक तो रैगिंग का जो कल्चर हमने अपने इंट्रो में भी बात की है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ तक भी होता है। इस कल्चर की मुझे समझ नहीं आती, ये क्यों होता है? ये तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या आने वाले को डोमिनेंस शो करने, एग्जैक्टली वो ये तरीका है। तो ये आपको नहीं लगता इस कल्चर को ही ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि ये चीज़ तो एक कम से कम रोक सके? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ऑफकोर्स एक इंडिविजुअल, हर आप किसी भी घर में देखेंगे तो आपको लगे पता चल जाता है कि हर बच्चा एक तरह का नहीं होता। हालांकि माँ बाप हर बच्चे को एक ही सबक पढ़ा रहे होते हैं, राइट, लेकिन फिर भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, अपना थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन एक और जो मैं समझती हूँ, जो वी सी ऑल द टाइम की कोर इशू है कि एक सोसाइटी हमारी कैसी है, और हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस बहुत कम है। कि अगर आप किसी डिफरेंट सेक्ट के हैं, अगर इस्लाम में ही आप डिफरेंट सेक्ट के हैं तो आपस में टॉलरेंस नहीं है, अगर आप माइनॉरिटी से कोई ताल्लुक़ रखता है तो उनके लिए टॉलरेंस नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो वो जो टॉलरेंस नहीं होना सोसाइटी में, जब घर में बड़ों में टॉलरेंस नहीं होगी तो बच्चे अपने बड़ों से पहले सीखते हैं। तो जो बच्चे, स्पेशली जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बुलिंग और ये इश्यूज़ स्कूल्स में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप टीनेज में आ गए तभी आप इश्यूज़ आप बुली कर रहे हैं या बुलिंग फेस कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल लेवल पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो जब छोटा बच्चा जब ये सारा कुछ अगर अपने घर में देखता है, अपने मुआशरे में देखता है कि बड़े लोग किस तरह बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में या नेबर्स के बारे में, तो वो बहुत सारी चीज़ें वो बच्चे पिक करते हैं, इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम के अंदर, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर बुलिंग की जहाँ पे बात आती है तो हम फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कल्चर से हमारे यहाँ पर बहुत हद तक, अगर हम रेसिज्म जैसे हम वेस्ट के अंदर देखते हैं वो नहीं है। मोस्टली बच्चों को उनकी स्किन कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है वेस्ट के अंदर। अब यहाँ पर हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर आपको टीचर्स का रोल जो है, स्पेशली बुलिंग को हैंडल करने के लिए, वो किस तरह से नज़र आता है, उस पर कितना काम होना चाहिए, या फिर ये हमारी प्रायोरिटी में या अंडर डिस्कशन है भी या नहीं है टीचर्स के लिए? देखिए, स्कूल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और टीचर्स, हमारी टीचर्स की इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू हैंडल दिस। हाँ, वो ये ज़रूर एज अगर वो खुद माँ बाप हैं तो वो देखेंगे, सोचेंगे, वो इंटरवीन करेंगे जहाँ पे कहीं बहुत एक्सट्रीम केस आ जाएगा। लेकिन स्कूल लेवल पे अगर आप कहें ना कि कोई फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, कोई पॉलिसीज़ मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो शायद आप फिर भी कुछ ना कुछ देखते हैं, एंटी हैरासमेंट पे, एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में, जो सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है पाकिस्तान का, उधर आपको ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको गैप नज़र आएगा कि ना टीचर्स ट्रेन हैं, आपकी पॉलिसीज़ नहीं हैं। और वो सिर्फ बुलिंग और हरासमेंट और चीज़ों पे नहीं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं जिन पे हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, और बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, देखिए स्कूल में जब फ्रेमवर्क पॉलिसी सेट होती है तो फिर आप टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर आएंगे। इवन शायद ये किसी के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है कि इस पे जैसे आपने शुरू में कहा ना कि हम लोग उस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं लेते कि, लेकिन आपको नहीं पता कि
एक बच्चा जो बुलिंग फेस कर रहा है उसके ऊपर वन थिंग हमने क्यों प्लान किया, ये सेगमेंट प्लान क्यों किया कि हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा कि फ्रांस के अंदर एक 9 साल की बच्ची जो है शी कमिटेड सुसाइड जस्ट बिकॉज शी वाज बुलिड इन द स्कूल। तो वो एक तो इसीलिए हमने सोचा कि टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए एंड देन अगेन उस्मा पेरेंट्स उनको क्या करना चाहिए अगर बच्चे आके बता रहे हैं। सोचें कि किस लेवल तक वो बच्ची पहुंच गई होगी उसकी मेंटल हेल्थ की, शी कमिटेड सुसाइड। आई मीन दैट इज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कैसे नफ्सियात रूट्स जो हैं, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ऑब्वियसली वो घर से होती है। आपको जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, आपको जो मॉडलिंग मिलती है, आपको जो एनवायरनमेंट से स्ट्रेंथ मिलती है, ऑब्वियसली वो घर में होती है। आम तौर पे सुसाइड कमिट करना या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाना, जैसे और भी हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाह रही, लेकिन उनमें इंडल्ज हो जाना उस वक्त होता है जब बच्चे को कहीं भी सोसाइटी में, इवन वो स्कूल है या कोई भी जगह है या पीयर है, अगर कोई प्रेशर आता है तो उसको होम इन्वायरमेंट में सपोर्ट नहीं होती, उनको एस्केप चाहिए होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, उनको वो एस्केप की वजह से गलत उसमें भी पड़ जाते हैं, हाथों में पड़ जाते हैं और गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। लेकिन जो घर के अंदर जो एनवायरनमेंट की सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे को रिफ्यूज जो है वो घर में मिलना चाहिए। और ऐसे बच्चे, आप रिसर्चेस ज़रा और भी देखिएगा खोल के, वो जिनकी होम एनवायरनमेंट ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम, जो कि कहते हैं ना कि होम्स के, इसको डिसफंक्शनल होम्स कह लें या कुछ भी, ऐसी इन्वायरमेंट वाला बच्चा ज़रूर ऐसा कुछ करके देता है। नहीं तो क्या वो अपने पेरेंट्स को देखता है, वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी को तंग कर रहे हैं? जो बुली करने वाला बच्चा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये है कि बुली करना तो एक लेट्स सपोज एक एनवायरमेंटल चीज़ है ना, कि आप स्कूल गए, वहाँ हो रहे हैं, वहाँ गए हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, प्ले ग्राउंड में हो रहे हैं। अब वापस आके जब वो अपने कंसर्न्स फैमिली के सामने रखता है, क्योंकि वो अपनी एक सर्टेन एज में ग्रो कर रहा है, पेरेंट्स तो ग्रो कर गए, हो सकता है बड़े बहन भाई भी हों, छोटे बहन भाई हों, अब वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर वो उस सिचुएशन को घर में आके वो मेंशन करता है और घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, घर से भी ब्लेमिंग मिलती है, या कोई सुनने वाला नहीं है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, एंडोर्स करने वाला नहीं है कि जिस फीलिंग से वो गुजर रहा है, तो आई थिंक ये जो मैम बात कर रही है, बच्चे के पेरेंट्स की बात कर रही हैं, वो इस तरह का रवैया होता है क्या नॉर्मली, कि पेरेंट्स के अपने घर के अंदर इस तरह का माहौल होता है कि वो किसी ना किसी को तंग कर रहे हैं, तो बच्चा वो देख के अडॉप्ट करता है और फिर वो आगे जाके दूसरे बच्चों को तंग करता है। ये ना हम दो चीज़ें डिफरेंट हैं। देखें, एक वो बच्चा है जो कि विक्टिम है, जो फेस कर रहा है बुलिंग को, ये वो बच्चा है जो कि ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल उससे गुजर रहा है, क्योंकि घर में भी उसको सपोर्ट नहीं है, वो बाहर बुली हो रहा है और घर में से। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि वो बुली खुद कैसे बना। अगर कोई बच्चा जो दूसरों को बुली कर रहा है, वो हाँ वो बच्चा हो सकता है जिसको घर में बेसिक बुलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जरा डीप डाउन देखें तो ये पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है। ये नहीं कहीं और का कहीं और निकल रहा होता है। कैसे निकल रहा होता है कि जो चीज़ें वो अपने अंदर सप्रेस कर रहा है, उसको कोई सुन नहीं रहा, उसको कोई समझ नहीं रहा, या उसको कोई डिसिप्लिन नहीं कर रहा, तो वो सारा कुछ वो एक वीकर एंटिटी पे निकाल रहा होता है। आप देखिए ना, अच्छा, अगर जो बच्चा बुली कर रहा है उसके पेरेंट्स को अगर कोई शिकायत लगा दी जाती है कि भाई आपका बच्चा तंग कर रहा है, या जिसको बुली किया जा रहा है उसके पेरेंट्स आके, तो उन माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? वो अगर बच्चा भी सामने खड़ा है, अगर तो आप ना डांटें और उसको रफा दफा कर दें उस मामले को, फिर उसकी नफ्सियात पे क्या फर्क पड़ेगा? हर एक मामले में ना आपने बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर कंसिडर करना है। इसको आप देख लें, इवन दो यू नो कि आपके बच्चे ने सब कुछ किया है, लेकिन उस वक्त आप उनके सामने, किसी के सामने बच्चे को उसी वक्त खुद नहीं शुरू हो सकते। लाइव कॉल है, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। मिसेस शेख हमारे साथ है अटक से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शेख, बताइएगा क्या कहना चाहिए? जी, मैं आपकी भी शो देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के बारे में और अक्सर बच्चों के बारे में ऐसे कोई मौजूद पे बात नहीं करते हैं, तो मेरा भतीजा है तो वो पायलट स्कूल में यहाँ अटक शहर से बात कर रही हूँ, और यहाँ स्कूल में पढ़ता है, तो वो उनके टीचर है, वो जैसे बच्चे के साथ जिद नहीं लगा लेते अक्सर, तो वो ऐसे उसके साथ करता रहता है ना, खामखा उसको सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देते हैं। क्लास का टाइम होता है तो उसको क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाना, और अक्सर हर वक्त उसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। बच्चा इतना ज्यादा वो माशाल्लाह 9th क्लास में पढ़ रहा है, बड़ा है, तो आपको पता होता है बच्चों की एज क्या होती है उसमें ना, तो वो बच्चा अपनी महसूस वो करता है ना कि हर वक्त वो टीचर उनको हर वक्त ऐसे कहते हैं, उनके कभी उसके वालिद को बुला के उसको कहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है। वो खामखा माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चा है, वो लाइट बच्चा है, पढ़ता है, अच्छा है। ठीक है मिसेस शेख, और आप थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, और ये कोई पहली मरतबा मैंने नहीं सुना है फजर, इससे पहले भी और भी मैं कुछ ऐसे केसेस में जानती हूँ
जिसमें बच्चों के साथ टीचर्स जद लगा लेते हैं, यानी एक तो बुलिंग बच्चे अपनी पेयर्स से फील कर रहे हैं, दूसरी बुलिंग टीचर्स शुरू कर रहे हैं। इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? अगेन मैं वही बात करूंगी कि हमारी, देखिए, और मैं हर दफ़ा ये बात करती हूँ, टीचर्स की ट्रेनिंग में बहुत गैप है। हमारा एक बहुत बड़ा जो इशू एजुकेशन में है पाकिस्तान में, वो टीचर्स की ट्रेनिंग का है, क्योंकि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए कि आपने क्लासरूम में जाके क्या सब्जेक्ट है और आपने इसको कैसे पढ़ाना है। टीचिंग इटसेल्फ इट्स अ होल प्रोफेशन, और आपको उसके ऊपर पूरी बच्चों की साइको सोशल सपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपका अपना क्लासरूम में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप इन्वायरमेंट कैसे हैप्पी इन्वायरमेंट रखते हैं क्लासरूम में, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग में इस वक्त मिसिंग है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये बुलिंग और ये चीज़ें, लेकिन बच्चों की लर्निंग आउटकम्स भी हमारे इम्प्रूव नहीं होते। हम जब भी स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, पेरेंट्स फिर क्या करें? फजर, अगर आप स्कूल में जाके आपने बताया है कि टीचर जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं, या फिर बच्चे बुली कर रहे हैं आपके बच्चे को और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई बेहतरी नहीं आ रही, स्कूल चेंज करवा लें, यही हाल है? देखिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल चेंज कराना बच्चे का मतलब दैट इज़ नॉट एक सोल्यूशन नहीं है। आप कितनी दफ़ा स्कूल चेंज कराएंगे? तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगेन वही मैं बात पे आती हूँ कि जब तक स्कूल की अपनी पॉलिसी नहीं है और स्कूल को पता ही नहीं है कि उसने एक इशू है तो उसको एड्रेस कैसे करना है, तो आप अगर रैंडमली उसको एड्रेस करें चीज़ों को, स्कूल्स भी तो आजकल हर किसी ने खोले हुए हैं, जगह जगह आपको नजर आ रहे हैं। यही बात है ना, क्या क्राइटेरिया? टीचिंग में भी यही मसला है कि हर कोई टीचर बन जाता है। जब अगर आप फारिग हैं, आप बैठे हुए, आप कहेंगे अच्छा मैं स्कूल में पढ़ा लेती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी। हम जब अपने एजुकेशन क्राइसिस में बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ये सारे ही इश्यूज वो है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। पहले ही हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, उनकी तालीम मुतासिर हो रही होती है। और फिर सॉरी, मैं आपकी एक और बात कहने कि हमारे स्कूल्स में साइको सोशल सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर बच्चे कहीं, और नॉट नेसेसरीली कि अगर वो बुलिंग से ही उनको फेस कर रहे हैं, अक्सर औकात घरों में, जैसे हमने बात की पहले, कि बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक बहुत बड़ा इशू है हमारा, तो वो बच्चे भी वो जैसे कॉलीग ने सेड है कि वो बच्चे क्या उसको एब्जॉर्ब क्या करते हैं और वो फिर कहाँ से फ्रस्ट्रेशंस किधर निकलते हैं। ठीक है। अच्छा उस्मा, ये जो भी कॉलर का सवाल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने बात की है। एक तो बच्चे बुली करें, फिर टीचर्स भी आके अगर बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, फिर जिस तरह ये बात करी, ये सोल्यूशन नहीं है कि बच्चे को हटा के आप दूसरे स्कूल में डाल दें। पेरेंट्स ऐसे मौके पे फिर करें क्या? अगर बच्चों को हटाना भी नहीं है वहाँ से, बच्चा रोज़ाना जलील भी हो रहा है किसी टीचर के हाथों, क्या करें? देखिए, एक पोर्शन तो पेरेंट्स सेटल कर सकते हैं। अगर मैंने फिर दोबारा वही बात करनी है कि अगर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट घर में मौजूद है, तो मे भी टीचिंग की सेंस में, थोड़ा सा सपोर्ट करने की सेंस में वो कोई बच्चे को गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप इस तरह से कर लो, चलो मैं देख लेती हूँ, चलो मैं जाके बात कर लूँगी। दफ़ा पेरेंट्स का रवैया नामुनासिब ऐसे हो जाता है, कहते हैं लो हम देखते हैं, मैं तो जाके कल पूछूंगी टीचर से, टीचर ने किया भी कैसे, ये भी एक नेगेटिव वो है। बेशक टीचर उनके खिलाफ हैं, मैं कहती हूँ कि उस्ताद की जो इज़्ज़त है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटीज़ अगर आ भी रही हैं। लेकिन पेरेंट को क्या करना चाहिए, उसको किसी भी फॉर्म पे स्कूल में रजिस्टर ज़रूर कराना चाहिए, उसे टीचर को या प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर ठहराना चाहिए कि हमारे बच्चे की सेल्फ इस्टीम अगर ख़राब होती है या डिस्टर्ब, कि मैं खुद ऐसा एक वाक़या बहुत सीरियस उस पर कर चुकी हूँ, गुजार चुकी हूँ अपने घर में। मुझे अल्टीमेटली निकलवाना पड़ा था। उसकी वजह ये थी कि नोबडी वाज शोइंग कोऑपरेशन, रादर लोग या जो हायर इवन अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपनी ईगो पे उसको एक तरह से ले लेते हैं कि अब बच्चे ने अगर हमारे बारे में कहा है, अब तो हम साबित करके दिखाएंगे कि बच्चा गलत है या हम गलत हैं। ये भी होता रहा है, ये ईगो हर्ट हो जाती है। तो आई थिंक पेरेंट हर फॉरम पे सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि हमने कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, हमने बात की है, वो फॉलो अप करें। लेकिन आपने अपने अपने तौर पे आपने खुद ये चीजें करनी है, आप बच्चे को गलत रास्ते पे नहीं चढ़ा सकते। आप बच्चे को ये बता सकते हैं कि आप खुद किस तरह से, खुद कैसे करो और कहाँ तक करो, खुद भी नहीं हो जाता, कहाँ तक करो, और फिर आप सबक भी पढ़ा सकते हैं उसको। बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा देखो वो बच्चे अपना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने उसको, आप तो ऐसे नहीं है। ओके, वी हैव टू गो फॉर अ लाइव अपडेट। थैंक यू सो मच, अच्छे से आपने गाइड किया है। एंड फजर आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक की तरफ जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हमने बात करनी है पाकिस्तान में और हम टीवी पर चलने वाले टॉप रेटेड ड्रामों के हवाले से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमा तकसीम, जो आपका हम सब का फेवरेट है इस वक्त चल रहा है, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को लेकर ये ड्रामा बनाया गया है और ख़ानदान में जमा तकसीम का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इस पर बात की गई है। अब जमा और तकसीम आपको तभी समझ आएगा जब आप ड्रामा देखेंगे। तो हम टीवी के ड्रामे ने सबके दिलों में घर कर लिया है, रेटिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे है, यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा है और ड्रामे का राज है। और 10 किस्तों के 6 करोड़ के करीब अभी तक व्यूज़ हो चुके हैं, अच्छे खासे लोग इसको देख चुके हैं। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए, एक तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, हमें देखने में तो पिक्चर बड़ी अच्छी लग रही होती है, देखें कैसे मिल के रह रहे हैं, 2-3 भाई हैं, उनकी फैमिली और माँ बाप है, लेकिन अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। दूसरा जो इसमें मसला हाईलाइट किया गया है वो हैरेसमेंट का है, फैमिली के अंदर हैरेसमेंट, कजन्स आपके साथ किस तरह से, आप माँ बाप को तो नहीं पता होता क्या हो रहा है, वो हैरेसमेंट का जो वाकया है उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर इसके अंदर बहुत से ऐसे मामलात को या ऐसे चैलेंजेस को दिखाया गया है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती या बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, रोमांटिसाइज किया जाता है। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, सब कुछ अच्छा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है अगर सही तरीके से चले, लेकिन उसके चैलेंजेस के ऊपर अक्सर बात नहीं की जाती। तो डेफिनेटली ये ड्रामा जो है बड़े अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करा, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम एक और ड्रामे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले तरह हम देख लेते हैं कुछ झलकियां जमा तकसीम की। क्या पता था कि ये बेटी मेरा बेटा ही छीन दे। क्या कहें रिश्ते खुद गर्जियां। जब सिद्रा पैदा हुई थी ना, फैसला कर लिया था कि ये मेरी बेटी है, मेरे जीशान की दुनिया। मैं जीशान को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँ। क्या मतलब, क्या हो गया भाई? जब दिलों में दरारें आई गई हैं तो इकट्ठे रहने का कोई फायदा है नहीं। जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसे दें और ये सांझे का कारोबार और घर खत्म कर दें। मेरा दिल उसी घर में जमा तकसीम बुध और जुमेरात 8 बजे ये लगता है और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या क्या होने वाला है उसकी कुछ झलकियां जो है वो हमने आपको दिखा दी है। लेट्स सी जीशान और सिद्रा का मामला जो है वो कहां पर पहुंचता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है। इस तरह के ड्रामास का इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है उसके ऊपर अक्सर बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती है। कुछ लोग उसके हक में बात कर रहे होते हैं, कुछ उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो किस तरह से दिखाया गया है और न्यूट्रली हमें इसको कैसे देखना चाहिए इस ड्रामा जमा तकसीम को, इस पर बात करने के लिए मारूफ ड्रामा क्रिटिक माविश एजाज ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनको वेलकम करते हैं शो के अंदर। माविश, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइए, एंजॉय कर रही हैं आप जमा तकसीम को? अस्सलाम वालेकुम आयशा और अनम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टू द प्रोग्राम। एंजॉय भी कर रहे हैं, दिल धड़कता भी है जब हर दफ़ा नई एपिसोड देखते हैं। एक स्ट्रेंज किस्म का कथारसिस भी है बहुत सारे लोगों के लिए इस ड्रामे में। वो तमाम लड़कियां जो कि जिनके साथ हरासमेंट हुई है वो नहीं बोल पाती, नहीं बता पाती अपने एक्सपीरियंसेस। छोटी बच्चियां स्पेशली जिनको माएँ डिसमिस कर देती हैं, जिनको घर वाले डिसमिस कर देते हैं, जिनकी माएँ और बाप उतने ताकतवर नहीं होते, इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और उनकी आवाज़ कहीं इम्पैक्ट दे सके। तो ऐसी बच्चियों के लिए और ऐसी सिचुएशंस को जब हम देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो उसके हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कथार्टिक ड्रामा है जी। अच्छा माविश, नॉर्मली हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इसके ऊपर बहुत सारे ड्रामे पहले भी बने हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, जितने ज़बरदस्त इसमें मैसेज है, यानी एक सीन उसमें ये था कि मावरा को उनकी फ्रेंड वो इस्लामिक तरीके से भी बता रही हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स भी आए कि आप सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये एजुकेट करने का प्लेटफॉर्म भी है, आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी, हम टीवी का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो ऐसा कंटेंट बनाता है, ऐसी कहानियां बनाता है जो चाहे एंटरटेनमेंट के लिए ही हों, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज, एक आवाम को सिखाना, आवाम को मुतला करना और इस तरह का जो पर्सपेक्टिव होता है वो हम टीवी के ड्रामों में ज़रूर होता है। और सरवत नज़ीर भी इस तरह का कंटेंट ज़रूर लिखती हैं, इस तरह की उनकी कहानियाँ होती हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं सोशल मैसेजिंग होती है, इंसान अपने आप से सवाल करता है कि यार ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो पर्सपेक्टिव दिखाया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो
इस्तेहसाल होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में कई दफ़ा, वो इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि कुछ लोग दीन का और रिलीजन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर्सपेक्टिव को भी उन्होंने इस ड्रामे में कवर किया है और बहुत खूबसूरती से, जैसे आपने ये बात कही कि ड्रामे तो इस तरह के कई होते हैं, टॉपिक्स इस तरह के कई होते हैं। तो देखिए बात दरअसल ये है कि अगर कहानी को देखा जाए या कोई भी फिल्म निगारी हो या ड्रामा निगारी हो, तो दुनिया में टोटल 7 या 11 कहानियां कहते हैं कि होती हैं और बस उनके सुनाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। तो हम टीवी को इस बात का सहरा भी जाता है कि इस ड्रामे में उन्होंने एक बहुत दफा सुनाई हुई कहानी, बहुत दफा देखी हुई और समझी हुई कहानी को भी उन्होंने एक ऐसे तरीके से सुनाया है, एक इस तरह के तरीके को कहानी को पैकेज किया है कि वो खासों आम, छोटे बच्चे, बड़े, हर उम्र के लोगों को, हर जेंडर के लोगों को रिलेट कर पा रहे हैं को भी और मर्द हजरात को भी। थोड़ा क्रेडिट हम ना किरदारों को भी दे देते हैं क्योंकि तमाम कैरेक्टर जो हैं, तमाम एक्टर जो हैं, उन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर तो शायद कोई हो ही नहीं सकता था। मैंने एक सीन देखा जिसके अंदर वो सिद्रा की वालिदा बनी हुई, आई थिंक आमना उनका नाम है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती, आमना मलिक, बहुत ही खूबसूरती से अपने किरदार को प्ले किया। कास्टिंग कितनी ज्यादा आपको लग रही, अप्रोप्रिएट लग रही है कि शायद इससे बेहतर और कोई ये किरदार नहीं निभा सकता था? माविश, एक बात ये होती है कि जब कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, उसमें हर चीज़ अपनी जगह पे मुनफरिद और खूबसूरत और परफेक्ट लगती है। जमा तकसीम की भी बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें डायरेक्शन, कास्टिंग, वार्डरोब, स्टाइलिंग, कैमरा एंगल्स, हर चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी परफेक्ट है अपनी जगह पे कि इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल सिम्फनी जो वर्क कर रही है। सारे उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। अगर आपको वो सीन याद हो जिसमें तला जहूर जो कैस का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो लीड मेल रोल प्ले कर रहे हैं, वो आते हैं और जिस वक्त वो सिद्रा को देखते हैं कि उसके साथ ये हो रहा है, वो रंगे हाथों ज़ीशान को पकड़ते हैं। द वे दैट द कैमरा इज फ्रेम्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, अली हसन डायरेक्टर जो हैं जिन्होंने उसको एक वाइड शॉट से लेके वो एक क्लोज शॉट पे आते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड जो पेस है कहानी की, जिस तरीके से कहानी को लेके चला जा रहा है, वो पूरी टीम कास्टिंग समेत एक एक डायलॉग, एक एक मोमेंट को बहुत सीरियस और बहुत तमीज से और बहुत प्यार से। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली माविश, अक्सर हमारे माशरे के अंदर ये भी होता है ना कि अगर एक लड़की कह रही है कि वो अलहदा होना चाहती है, एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, तो उसको गलत समझा जाता है। मावरा की किरदार विलन बन जाती है, मावरा की किरदार को जिस तरह से इसके अंदर पोर्ट्रे किया गया है, एंड देन अनम जो बात करी थी कि एजुकेट भी साथ साथ किया जा रहा है, वो बहुत ट्रिकी भी होता है मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट। इसको किस तरह से आप देख रही हैं, कैसे पोर्ट्रे किया गया? इसमें अगेन सरवत नज़ीर का कमाल है, अली हसन का कमाल है, मावरा का कमाल है। मावरा ने हर मोमेंट को ऐसे ट्रीट किया है कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, उसका कैरेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान है। तो कहीं भी जैसे अब उसने वो बहुत देर से बोल रही थी कि भाई ज़ीशान सिद्रा को हरास करे, ज़ीशान सिद्रा को हरास करे, लेकिन जब वो सच साबित हुई तो उसने कहीं भी आके ये नहीं बोला कि देखा मैं आप लोगों को कह रही थी, मेरी तो कोई बात नहीं था। उसने वहां बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया उनका, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है उसके चेहरे में, उसकी टोनैलिटी में। और मावरा ने इसकी टोनैलिटी भी बहुत ऐसी रखी हुई है कि एक बहुत ही काम, कलेक्टेड, सेंसिबल तरीके से वो बिहेव कर रही है। जी जी, और इसी से मेरे और आपके और हम जैसी कई खवातीन जो हैं वो उसके कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं माविश में कमेंट्स पढ़ी थी, लोग असल में जो खवातीन अपनी स्टोरीज इसके नीचे कमेंट में लिख रही है ना, वो पूरी स्टोरीज लिख रही हैं और लोग कह रहे हैं हम रिलेट कर पा रहे हैं, हर दूसरी खातून इससे रोजाना जो है वो गुजर रही होती है। अच्छा, शुरू में जो हैरेसमेंट वाले एंगल की हमने बात की है, अब जो कमिंग अप है, जो नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें देखने में ये लग रहा है वो जो नॉर्मली बातें फैमिलीज में शुरू हो जाती हैं, अगर कोई हैरेस कर रहा है या खुदा ना खास्ता किसी के साथ गलत हो गया, किस खातून के साथ, तो ये बात चलने लग जाती है कि इसके साथ इसकी शादी करा दो। अब हमें कमिंग अप में यही नजर आ रहा है, वो कह रही मैं तो बचपन से कह रही थी कि इसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए। ये कितना रिलेटेबल है? ये बहुत रिलेटेबल है क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, डस्टेड अंडर द कारपेट, मतलब कचरा है तो कारपेट के नीचे घुसा दो, तो इससे और शुतुरमुर्ग की तरह सैंड में सर दबा दो तो हमें पता नहीं चलेगा, मसला का ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए ड्रामे को अगर आपने गौर से देखा तो जो ज़ीशान का बाप है उसका भी यही बिहेवियर पैटर्न रहा है, अब इस लड़के का भी यही बिहेवियर पैटर्न रहा है। माँ को इस चीज पे तवज्जो वो देती ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। बाप जो है वो तरीके से अपना सरमाया ज्यादा बचा रहा है, और मैंने एक बात पहले भी कही थी कि आपका सबसे बड़ा सरमाया आपकी औलाद होती है, तो अगर वो ही डूब जाए तो ज्यादा रोने पीटने की बात ये होती है, लेकिन वो अपना जो मॉनेटरी सरमाया है जो उसने बिजनेस में बाप के साथ लगाया वो उसमें ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो दोनों माँ बाप की तरफ से प्रायोरिटी ये है ही नहीं, इसीलिए एक इंतहाई प्रॉब्लमैटिक सोल्यूशन उन्होंने
प्रेजेंट किया है कि ठीक है हम जीशान की शादी सिद्रा से करा सकते हैं, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। बचाए इसके कि जीशान को सजा मिले, हम सिद्रा को सजा दे रहे हैं। और ये अक्सर होता है फैमिलीज में, इस चीज को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, या लड़की को खामोश कर दिया जाता है या पुश किया जाता है कि इस तरह का एक हॉरिबल फेट है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेबिलिटी, अगला ड्रामा जो है ना हमारा, वो हम ये कह सकते हैं कि प्योरली फिक्शनल है और उससे मैं तो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जिसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ वो रिलेट कर सकता है, जिनकी शादी उनकी शादी, उसके बारे में। अच्छा, उसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है ना उसके बारे में भी हमने बात करनी, लेकिन मैं चाहूंगी कि उसके बारे में इस तरह के जो जब ड्रामास हमारे सामने आते हैं प्योर एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, आपको लगता है कि उसमें भी कुछ इस तरह का कोई रोल होता है जो मुआशरे के ऊपर असर करे, या ओवरऑल आपने जब ड्रामा देखा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक दैट जहां जमा तकसीम हमें इतना ज्यादा हैवी हमारे हार्ट्स पे वे करता है विद फॉर गुड रीजन एंड इट्स अ ब्यूटीफुली टोल्ड स्टोरी, वहां पे जिनकी शादी उनकी शादी जैसे ड्रामे भी बहुत जरूरी हैं, जो हमें थोड़ा रिलैक्स करें, हम वीकेंड पे उनको देखें। मैं तो कहती हूँ मुझे ये ड्रामा इतना पसंद है कि मुझे सारी एपिसोड इकट्ठे देखने का दिल चाहता है, तो हफ्ते की 2 एपिसोड भी मुझे काफी नहीं होती। लेकिन इसमें भी आप मजे की बात ये कि आप इसमें कोई मैसेजेस अगर समझ में आए आपको, अगर आप थोड़े से जी शऊर हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस ड्रामे में भी एक टसल दिखाई हुई है दो डिफरेंट बीइंग्स की, लेकिन बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लोगों का इस्तेहसाल, हमारा लॉ सिस्टम कैसे वर्क करता है, कहीं कहीं हम गलतियां करते हैं, फैमिलीज में कहाँ गलतियां होती हैं, मटेरियलिज्म की तरफ जब हम बहुत चले जाते हैं तो हम वी लूज साइट ऑफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑल द टाइम। बिल्कुल ऑल द टाइम इतने पागल हो गए सोशल मीडिया इस्तेमाल की कि मतलब अम्मा जान हमारी मरने वाली है लेकिन हम फिर भी वो अपना कैमरा लेके लाइव बना रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटे छोटे मजे के मैसेजेस हैं। अच्छा, जो कॉमेडी है ना, इसलिए नहीं है जी हाँ माविश, जो कॉमेडी है ना, नॉर्मली हम देखते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कॉमेडी बिल्कुल तब्दील हो गई है। कुछ लोग उसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि उसमें बहुत सारा वल्गैरिटी का एलिमेंट आ गया है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इसमें कॉमेडी दिखाई गई है कि नहीं, बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से भी कॉमेडी कर सकते हैं और लोग हंसते हैं, बाकायदा लोगों को वो जुमले पसंद आ रहे हैं। बहुत मजे के जुमले हैं। वहाज अली की कॉमेडिक टाइमिंग स्प्लेंडेड है, सारा कास्ट बहुत अमेजिंग है, तो इसीलिए जो कॉमेडी है वो लैंड कर रही है। और आपको जब एक चीज बहुत मजे से प्यार से कोई बता दे, जिसमें आप हंस भी पड़े, जिसमें आप एंजॉय भी करें, जिसमें आप महसूस भी हो रहे हो कि जी बड़ा ही मजा आ रहा है ये ड्रामा देखते हुए, और उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेजिंग भी मिल रही हो, तो इससे अच्छा तरीका नहीं है ऑडियंस को एजुकेट करने का। और कॉमेडी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अब कभी कभी ऐसा, क्योंकि नेटफ्लिक्स और OTT और इस तरह के बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, उसकी वजह से कभी कभी कॉमेडी का जो बार है वो ऐसा लगता है कि जब तक कोई घटिया बात नहीं की जाएगी, जब तक कोई रेसिस्ट बात नहीं की जाएगी, तब तक हंसी नहीं आ सकती इंसान को। और ऐसा नहीं है। जिनकी शादी उनकी शादी में बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है, फिजिकल कॉमेडी बहुत मजे की है। लेकिन यह है कि इसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि यार इसमें फलां के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं और डिम्का के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से कॉमेडी चल रही है और इससे ये साबित भी होता है कि ये हो सकता है, आप कर सकते हैं। वर्टिसिलिटी जो है, स्पेशली वहाज ने अभी रिसेंट पास्ट में एक ड्रामा किया जिसमें वो बहुत सीरियस किरदार निभा रहे थे, देन इसके अंदर आके कॉमेडी करना, आपको ये जो ट्रांजिशन है उनकी वो कैसी लगी? एंड ओवरऑल आपको इसकी कास्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है? परफेक्ट कास्टिंग लग रही है या और बेहतर हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग है। वहाज और सैयद जबरान दोनों कमाल के हमारे अदाकार हैं और वहाज की कॉमेडिक टाइमिंग इसलिए बहुत एसेंशियल है बिकॉज बहुत सारी कहानी उनके ऊपर हिंज करती है, बहुत सारे क्रूशल मोमेंट्स उनके ऊपर हिंज करते हैं। उनकी अल्फाज की अदायगी, उनके एक्सप्रेशंस, जब उनको पता चलता है कि एक जिनजादी उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है तो वो उनके एक्सप्रेशंस 1 मिनट में जिस तरह बदलते हैं, फिर उनको कैद कर लिया जाता है तो उसमें वो जिस तजब्जुब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो वहाज हमारे बेहतरीन एक्टर्स में से हैं। तो वैसे तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन आई थिंक एज अ क्रिटिक मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि एक ऐसा किरदार, देखिए सैडनेस शो करना बड़ा आसान होता है किसी भी एक्टर के लिए, लेकिन कॉमेडी लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। वहाज और सैयद जबरान जो कि अनइंटेंशनली कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी बातें कुछ ऐसी हैं, वो इतने पुराने जिन हैं कि उनकी कमर में दर्द हो गया है और वो फिर इस तरह चल रहे हैं, तो दैट इज अगेन वेरी वेरी सटल एंड वेरी वेरी। माविश, फिर इसमें हम ड्रामे में क्या देखते हैं? लार्जर मैसेज आपको क्या नजर आ रहा है? लार्जर मैसेज यही है कि बहुत सारी चीजें इंसान कर जाते हैं, गलती पे होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां नहीं मानते। कभी कभी बहुत सारे लोगों को फोर्स करके, स्पेशली यंग लोगों को फोर्स करके, चाहे वो जिन ही क्यों ना हो, जो कि वो 150 साल की पुरानी जिन है, वो सैर खान का जो कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम बच्चों को फोर्स करें वो करने के लिए चीजें जो वो नहीं करना चाहते, हम उनकी बात ना सुने और हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने पे ज्यादा फोकस करते रहें या अपनी चीज हासिल करने में बस फोकस करते रहें और ये रियलाइज ना करें कि हम किसी और को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लार्जर मैसेज कहानी
कहानी का यही है। और मुझे एक चीज ये भी लगती है कि झूठ बोलने से, मैनिपुलेट करने से ना मामलात सिर्फ खराब होते हैं। आपको लगता है कि आप चीजें ठीक कर रहे हो, लेकिन आप चीजें ठीक नहीं कर रहे हो, तो आप मजीद गड़बड़ क्रिएट किए जा रहे हो सबके लिए। सो उसमें जो सिद्रा नियाजी जो रोल प्ले कर रही है कि वो बस उनको किसी भी हाल में ये हवेली चाहिए होती है, चाहे उसके लिए जो मर्जी हो जाए, इससे एक सिर्फ कहते हैं ना स्यापा सिर्फ बढ़ रहा है, रायता फैल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस हैं, मोहब्बत के मैसेजेस हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब ये ड्रामा आप देखते हैं ना, तो सबसे पहला जो ख्याल दिल में आता है ना, वो यही होता है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए, इसको देखकर सिर्फ हमें एंजॉय करना चाहिए। सबक के लिए बाकी बहुत सारे ड्रामास हमारे पास हैं जो हैवी डोज हमें देते रहते हैं। असबाक की बहुत शुक्रिया, माविश एजाज हमारे साथ मौजूद थी, ड्रामा क्रिटिक, और हमने 2 ड्रामास के ऊपर भी जो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये आर्ट फॉर्म जो है हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल रही है और इन्फ्लुएंस हमें क्या कर रही है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जिनकी शादी, उनकी शादी से मैं रिलेट करना चाहूंगी। वो आपको याद है अनक वाला जिन? उसमें भी जिन्नों की कहानी थी, जिन भूतनी और बिल बतौड़ी वाला, और फिर ज़ाहिर उसमें कॉमेडी भी बड़ी अच्छी थी। तो वो एक नॉस्टैल्जिया का एहसास हमें होता है। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अब आकर हमें इस तरह का एक थोड़ा सा सुपरनैचुरल बीइंग और उसके साथ साथ कॉमेडी भी है। तो आई एम श्योर आप भी इंजॉय करें, हम तो बहुत इंजॉय करें। इसके साथ वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।